चलो भाई, तो डाइपोल में कहां तक लिख लिया था अपन ने? यूनिफॉर्म फील्ड में लिख लिया था, है ना। आज शुरू करना है अपन को कैपेसिटेंस। इसमें डाइपोल में एक टॉपिक रह गया, उसको पहले अपन पूरा कर लें। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, कौन सा? इक्विपोटेंशियल तो करवाएंगे अभी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें अपने पास दो डाइपोल रखे हैं, -q + q P1। ठीक है, यहां पे दूसरा डाइपोल है -q' + q' P2। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे जो फोर्स लगाता है उसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, इस डाइपोल से इस डाइपोल पे। ठीक है, तो इसमें अभी तक नीट में सिर्फ इतना पूछा गया है कि फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। मान लो कि ये डिस्टेंस है r, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये ऑप्शन मान लो ए बी। हाँ हाँ, मतलब डाइपोल तो छोटे हैं, डाइपोल के सेंटर से डाइपोल के सेंटर की डिस्टेंस है r। मतलब ये डिस्टेंस कुछ भी हो, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन को तो p दिया है ना। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका आंसर आता है r⁴। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर लिख लें। ठीक है, कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीका क्या है अपने पास? ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करना सीखें। ठीक है, तो कई बार फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है कॉम्प्लिकेटेड? जैसे यहां पे एक डाइपोल ये है P1, एक डाइपोल है P2। इसमें एक्चुअल में दो चार्ज हैं, +q और -q। इसके अंदर भी दो चार्ज हैं, +q और -q। ठीक है, यहां माइनस है, यहां प्लस प्लस। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि आपको पहले इसके प्लस से इन दोनों पे फोर्स निकालना पड़ेगा।
फिर इसके माइनस से इन दोनों पे फोर्स, फिर उन चारों का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने का तरीका यह है कि अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें, यू, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो इससे काम बन सकता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो यहां अपन फोर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये लिख लें सबसे पहले। अब इस डाइपोल से इस डाइपोल के सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ये सारे लोगों को पता है। इस डाइपोल के सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस आर है, तो ये डाइपोल इसके सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, के क्यू बाई आर क्यू। ठीक, बिल्कुल सही। तो लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ P2 ड्यू टू P1, इसको लिख देते हैं E1, तो हो जाएगा 2K P1 अपॉन आर क्यू। टू के P1 अपॉन आर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये तो अभी कौन सी चीज आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल रहे हैं, किसकी पोटेंशियल एनर्जी, P2 की। तो अब इसका P लेंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस P2 और ये वाली वैल्यू 2K P1 अपॉन आर क्यू। कॉस थीटा कितना होगा, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये आंसर आ गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कौन सी चीज आ जाएगी, फोर्स। तो करके देखें भाई डिफरेंशिएट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आया है माइनस 2K P1 इंटू P2 अपॉन आर क्यू। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। चलो भाई, तो सॉल्व करें। तो ये u माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल, लेकिन इससे फिर भी तो माइनस आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन से एक और माइनस आ जाएगा। सबसे पहले तो ये दोनों माइनस कट गए। अब डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो माइनस डी यू बाई डी आर, इसको पुट करेंगे माइनस 2K P1 P2 आर क्यू। तो सबसे पहले तो ये दोनों माइनस कट गए। अब 1 अपॉन आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, तो 2K P1 P2, यहां पे माइनस 3 आर की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्शन होगा, और कोई मतलब नहीं है, माइनस से कोई बहुत मतलब नहीं है। तो एग्जाम में ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। एग्जाम में अभी तक सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में फोर्स और आर में क्या रिलेशन है। तो उसका आंसर है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4। ठीक, और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और ये वाला जो
फार्मूला है, ये मैग्नेट टू मैग्नेट के लिए भी सही है। मैग्नेट टू मैग्नेट मतलब दो मैग्नेट रखी हो, उनके बीच जो फोर्स लगेगा तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4। तो ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आपको लास्ट आंसर याद रखना है, ठीक है, जो जरूरी है। अब इसमें अगर अपन देखें, एक अपन टॉपिक मान लें फोर्स, ठीक है, तो अपन देखें अगर कि दो पॉइंट चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर दो लाइन चार्ज हो, λ1 λ2 डिस्टेंस हो R, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम। तो एक्चुअल में यहां जो निकलेगा वो निकलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या निकलेगा, मतलब F अपॉन L कितना आएगा, हाँ भाई, के 2 λ1 λ2 अपॉन R, ठीक है। अगर एक चार्ज शीट है सिग्मा 1, दूसरी है सिग्मा 2, डिस्टेंस से यहां कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन चार्ज शीट टू चार्ज शीट कितना होगा बताओ भाई, इस प्लेट से इस पे कितना फोर्स लगेगा, चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 है। ये तो सबको याद है कि नहीं, ये नीट में बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन लाइन चार्ज 2k λ1 λ2 अपॉन R, और इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन नहीं है, ये तो न्यूटन है, ठीक है भाई। यहां पे तो यहां पे अपन क्या करते हैं, तरीका क्या है, जब भी आपसे फोर्स निकालते नहीं बने तो बेसिक तरीका है ये, F इज इक्वल टू QE। तो सबसे पहले इस प्लेट से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, सिग्मा 2 इंटू ए, और E की जगह रखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे जो आंसर निकलेगा ये आएगा 1/2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, आंसर आ जाएगा। ये न्यूटन में है, इसमें से अगर ए हटा देंगे तो ये किस में हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ऐसे लिख लो भाई इनको, ये इनमें कंफ्यूजन होता है घर पे जाके, ठीक है, कि फोर्स का फॉर्मूला कब कैसा होगा। तो ये सबसे आसान है, सबको याद रहता, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज, ये फोर्स बिटवीन लाइन चार्ज, ये फोर्स बिटवीन चार्ज सीट टू चार्ज सीट, 1/2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एक और है इसमें लास्ट, फोर्स बिटवीन डाइपोल टू पॉइंट चार्ज, ये नीट में बहुत पूछा गया, कैसा होगा फोर्स बिटवीन डाइपोल टू पॉइंट चार्ज।
हाँ भाई, क्या होगा याद है? फोर्स बिटवीन डाइपोल टू पॉइंट चार्ज। लिख लिया सबने? चलो भाई, डाइपोल टू पॉइंट चार्ज, मान लो ये डाइपोल है एक, ये यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, डिस्टेंस है R, ये एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है। तो इससे इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू QE। तो आप डाइपोल से इसके ऊपर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? और Q तो Q ही है, ये कितना होगा? 2kp/r, यही आंसर है। तो डाइपोल से किसी चार्ज पर फोर्स निकालना कोई परेशानी वाली बात नहीं, काम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, ठीक है। इसमें जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, उसको कैपेसिटर के बाद अपन पढ़ेंगे, कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैक्सिमम तो अपन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बचा है। और एक और है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। नोट कर लिया इसको? चलो भाई, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। चलो तो लिख लें इसको। इसमें ये वाला फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलेगा, Q इज इक्वल टू CV। जैसा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी है, Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर में ये उसका डुप्लीकेट फॉर्मूला है, किसका? ओम्स लॉ का। Q इज इक्वल टू CV, ये कहां से आया है फॉर्मूला? कि अगर अपने पास कोई भी कंडक्टर है, इसको जैसे ही अपन चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। चार्ज अगर इससे कम करते हैं तो इसका पोटेंशियल कम हो जाता है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और इसमें फिर यहां पे कांस्टेंट आ जाता है C, तो फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि C किस पे डिपेंड करता है, C, ठीक है भाई। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि C किस पे डिपेंड है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया भाई, C जो है ये Q और V पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि डिपेंड है, तो इनके रेशियो पे तो डिपेंड है, लेकिन इंडिविजुअली Q पे अकेले डिपेंड नहीं है, V पे अकेले डिपेंड नहीं, इनके रेशियो पे डिपेंड है, ठीक है। C डिपेंड करेगा किस पे? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड सराउंडिंग मीडियम। एक और चीज है जो कम अपन पढ़ते हैं, वो है सराउंडिंग प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, सराउंडिंग प्रेजेंट ऑफ अदर चार्ज एंड कंडक्टर, उस पे भी डिपेंड है। ये दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। चलो तो लिखें, C डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मीडियम मतलब मान सकते हैं अपन के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती है, मैक्सिमम बुक्स में नहीं लिखी रहती, वो लिखें ध्यान से। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर टू इट, presence of other conductor near to it। ठीक है, अब इसमें यूनिट वगैरह तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की यूनिट क्या होती है? फेराड। ठीक है भाई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेशन क्या होगी उसकी? Q अपॉन V। भाई सी की डेफिनेशन क्या बनेगी? Q अपॉन V। ठीक भाई। अच्छा, फिजिक्स में डेफिनेशन बनाते बन जाता, नहीं बनता? डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? डेफिनेशन बनाने का तरीका है कि इसको बंद कर देते हैं, सी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के। इसको भी बंद कर देते हैं, मतलब अपन यहां पे लिखेंगे ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V की वैल्यू कर देंगे 1 वोल्ट, Q की वैल्यू कर देंगे 1 कूलम, तो C कितना आ जाएगा? 1 फेराड। ठीक है, ये सब अब जरूरत नहीं है, ये सब 12th क्लास की बात है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सुन लें एक बार बस, अपने काम का नहीं है कुछ भी। अब आप यहां पे कहेंगे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है? 1 फेराड। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस increase by 1 volt, then its charge is increase is 1 coulomb, या उल्टा, if charge is increase 1 coulomb then its potential is increase 1 volt, then its capacity is called। ठीक है, तो इनकी कोई अब जरूरत नहीं है अपन को। भाई अब इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है भाई, चलो तो लिखें, पहला टॉपिक है इसमें, सबसे आसान है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये अपने पास एक स्फेयर है, रेडियस r है, और ये कंडक्टिंग है। ठीक है, सपोज अपन मान लेते हैं ये कॉपर का बना है। ठीक है भाई, कंडक्टिंग स्फेयर है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी निकालने का जो तरीका है वो यही है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटी निकालने का तरीका है। तो अपन क्या करते हैं, इसको चार्ज दे देते हैं Q। आपने इसको चार्ज दे दिया Q, Q इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको चाहिए वोल्टेज, सबको याद है फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, तो ये किसकी कैपेसिटी आ गई? स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें से ये नंबर कांस्टेंट है, यानी कैपेसिटी किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। मतलब इस कंडक्टर की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं है। मतलब क्वालिटी मतलब ये कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटी को किससे मतलब है? सिर्फ रेडियस। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस नंबर में होता है, इसकी वैल्यू में, है ना भाई? कितनी होती है इसकी वैल्यू? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी होती है वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10s टू दी पावर 9 इंटू R। तो ये ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें लिखा है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट टर्म, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज Q, पोटेंशियल V एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो चाहे तो लिख लें, अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं है तो नहीं लिखें, कोई जरूरी नहीं है।
मीडियम डिपेंडेंट। ये वैल्यू है एयर के लिए, ना भाई? अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि अगर सराउंडिंग में एयर है यहां, तो ये सही है फॉर्मूला। इस स्फीयर को अगर पानी के अंदर ले जाके रख दें तो ये कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई? तो लिख लें उसको, अच्छा पॉइंट है। इसमें लिखें कि if conductor is placed inside any medium, if conductor is placed inside in any medium, ठीक है? तो एक्चुअल में जैसे ही आप इसको किसी मीडियम के अंदर रखेंगे, नॉर्मली जो मीडियम होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है? तो ये चार्ज है, अब यहां पे कोई लिक्विड है, तो एक्चुअल में क्या करता है, ये जो मीडियम चार्ज है, ये मीडियम का जो चार्ज है, इसमें यहां पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर देता है, अपोजिट। मतलब यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो इससे इसका पोटेंशियल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसमें अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद कैपेसिटर में। तो अभी दिमाग नहीं लगाएं, अभी तो सिर्फ लिख ले कि यहां से जो सी डैश है वो कितना हो जाएगा, के सी हो जाएगा, या ऐसा लिख लें कि सी इन मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स सी इन एयर। इसमें के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। किसी मीडियम में जाने से कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हमेशा डिक्रीज कभी नहीं होगी, क्योंकि मीडियम हमेशा अपने वोल्टेज को मतलब कंडक्टर के वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए। ठीक है भाई? अब इसमें एक क्वेश्चन है, सबको याद होगा कि अगर अर्थ को कंडक्टिंग स्फीयर एज्यूम कर लें, है नहीं, अर्थ कंडक्टर नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाए, है ना, एज्यूम कर लें, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, है ना? चलो तो लिखें, और लिख लें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर ही लें कम से कम। लिखें भाई उसमें, इसमें लिखें if we assume earth as a if we assume earth as a spherical conductor of radius, if we assume earth as a spherical conductor of radius 6400 kilometers, if we assume earth as a conductor, earth as a conductor of radius 6400 kilometers, then its capacity, तो C is equal to 4 pi epsilon naught into R, इसकी वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁻⁹। आर की वैल्यू है 6। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, मतलब 10⁻3। 700 अप्रोक्स, सही है 700? 700 कुछ और आ रहा है यहां पे, 1 आ रहा है, 11 माइक्रोफैराड, सही है बिल्कुल।
ठीक है भाई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से नीट में क्वेश्चन क्या आया है? नीट में क्वेश्चन आया है कि एक कंडक्टर है, इसको चार्ज क्यू दिया गया है, तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी बताइए, इसमें कितनी स्टोर्ड एनर्जी है। तो हाँ, नहीं कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, तो ये लिखे अपन। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। इसी को सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें। अपने पास कोई कंडक्टर है, ये इसको चार्ज देना है। चार्ज कैसे देते होंगे कंडक्टर को? कंडक्टर को चार्ज देने की प्रोसेस क्या है? नॉर्मली कैसे चार्ज देते होंगे? नॉर्मली तरीका यह है चार्ज देने का कि यहां पे एक बैटरी लगाते हैं ऐसे, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होता है, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ठीक है, ठीक है। अब जब इसमें पहला प्लस चार्ज आएगा तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब दूसरा प्लस चार्ज आएगा तो ये कंडक्टर उसका अपोज करेगा, उसको नहीं आने देगा, तो बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा आएगा तो और वर्क डन करना पड़ेगा, तो रेगुलर बैटरी को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वो वर्क डन ही इसमें क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं कौन सी एनर्जी? स्टोर्ड एनर्जी, या एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, या फिर उसी का नाम है सेल्फ एनर्जी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर्मूला सबको आंसर सबको याद है, आंसर सारे बच्चों को याद रहता है, ये वाला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, और एक और फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये तीनों फॉर्मूले सभी को याद हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें जो काम की बात है उसको अपन करेंगे कि ये फॉर्मूले कब यूज करना है, किस काम के हैं ये। तो ये है स्टोर्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? स्टोर्ड एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जिंग में लॉस कितनी एनर्जी हुई, लॉस, तो इतनी ही लॉस है। अब आपसे पूछा जाए कि बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, बैटरी ने डबल, मतलब बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूले अभी जो अपन ने लिखे ये किसके हैं? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है भाई, इसके अंदर स्टोर। ठीक है, अब लिखें नेक्स्ट किसके? लॉस के। ये है स्टोर्ड एनर्जी। अब इसके बाद लिखें लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग। लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग। तो भी यही फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को याद नहीं होता है, ठीक है, वो है एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, तो ये होगा इसका डबल, यानी सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई सी और क्यू वी। अब नीट के एग्जाम में 3 बार इसका रेशो पूछा गया है। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों तो बैटरी ने किया ना भाई, जो लॉस है वो भी बैटरी ने सहन किया है, और जो स्टोर है वो भी बैटरी। देने वाला आदमी तो कौन है? बैटरी। खर्च तो पूरा बैटरी का है। ये समझ में आ गया? चलो, अब इसका रेशो अपने एग्जाम में पूछा जाता है।
किस किस का रेशो? स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। ठीक है भाई, तो लिखने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। मतलब मुख्य चीज ये याद करना है कि बैटरी जो है उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? डबल। फिर जैसे तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो कितनी बचती है? 10%। तो फिजिक्स में जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो कितनी बचती है? 50%। 50% हमेशा क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। जब भी आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी? 50%। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। सॉल्व करें क्वेश्चन अपन, नीट में जो आया है लिखें भाई। चार्ज Q इज गिवन टू कंडक्टर ऑफ रेडियस R। चार्ज Q इज गिवन टू कंडक्टर ऑफ रेडियस R। ठीक है, चार्ज Q is given to the conductor of radius R. Find out stored energy in it. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चार्ज Q is given to the conductor of radius R. Find out the stored energy in it. आंसर में Q और R आना चाहिए, है ना। दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको गिवन है सिर्फ Q और R। हाफ के क्यू। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी आपसे बनता हो सभी से आंसर कॉमन आएगा। सारे तरीके से हम करके बता देते हैं। जैसे सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर यूज करें किसका, इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक तो ये आ गया। अगर आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, हाफ क्यू इंटू वी, तो आपको v पता ही है कितना होता है इसके सरफेस पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहां पुट कर देंगे तो 1/2 क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये क्यू इंटू क्यू मिलके क्या हो जाएंगे? क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये कौन सी एनर्जी है? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, अब इसमें आपसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसमें चार्ज को डबल कर दें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार्ज को डबल कर दें, सही है। अच्छा, अब अपने पास फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू इंटू वी। इनमें से कब किसका यूज करना चाहिए? इसका यूज कब करना चाहिए? जब क्यू चेंज हो रहा हो। सी तो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहेगा जब क्यू चेंज हो रहा हो। अगर वी चेंज हो रहा हो तो इसका यूज करें। ठीक है, नॉर्मली इसका यूज कहीं भी नहीं हो पाता, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब क्यू चेंज होता है तो वी भी चेंज होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। ये दोनों अच्छे फॉर्मूले, क्योंकि इसमें सी है, सी कांस्टेंट रहता है। तो एग्जाम में आपको दिया है कि चार्ज को डबल किया, तो आपको लग सकता है कि इसका यूज सर ने क्यों नहीं किया, क्योंकि चार्ज को डबल करने पे वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसका यूज करेंगे तो फंस जाएंगे आप इस वाले से, तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक से कोशिश करनी चाहिए कि आंसर आ जाए। फिर अब लास्ट में तो जब नहीं आया तो फिर तो उसका यूज कर सकते हैं। भाई जैसे आपको कैपेसिटी दिया ही नहीं जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे? कुछ ऐसे हिंट नहीं मिले और चार्ज और वोल्टेज दोनों दिए हों तो उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसके पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है, इसके पहले अपन पढ़ते हैं कि दो चार्ज्ड कंडक्टर को कनेक्ट करने से क्या होता है। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है वैसे। चलो तो लिखें ऊपर हेडिंग, इसमें लिखें टू चार्ज्ड कंडक्टर
two charged conductor connected by the conducting wire. Two charged conductor connected by the conducting wire. तो इसको बिल्कुल आराम आराम से समझे। आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस है R1, इसके पास चार्ज है Q1, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर है, इसकी रेडियस है R2, चार्ज है Q2। इसका पोटेंशियल कितना होगा V1, इसका पोटेंशियल V2, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। ये दोनों अभी कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग का मतलब है बहुत दूर रखे हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी इनके पास चार्ज है, वोल्टेज है, कैपेसिटी है, दोनों के पास अलग अलग। अब अपन इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से ये कितने कंडक्टर हो जाएंगे, दो या एक? एक ही हो जाएगा। और दोनों में सबसे जरूरी चीज कौन सी चीज इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। मतलब कंडक्टर एक होने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है फिजिक्स में, क्या, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। उसके लिए ये लोग आपस में चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज इक्वल नहीं होंगे। फिर से देखो, जब आप इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो कुछ देर तक इनमें चार्ज फ्लो होगा। कुछ देर मतलब माइक्रो सेकेंड, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होगा। तो कुछ माइक्रो सेकेंड तक इससे इसमें चार्ज फ्लो होगा। वो चार्ज फ्लो होके क्या करेगा, दोनों के पोटेंशियल को क्या बना देगा, इक्वल। ठीक है भाई, समझ में आया? चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो, मतलब वो पैरामीटर नहीं है अपना। अपना पैरामीटर है वोल्टेज पक्का इक्वल होगा। आफ्टर कनेक्शन इसका वोल्टेज अगर V है तो इसका भी क्या होगा, V होगा, ठीक है, ये श्योर है। चार्ज इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। वो इक्वल केवल तब होते हैं जब दोनों की रेडियस इक्वल हो, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। तो जैसे इन दोनों की रेडियस इक्वल हो तो फिर दोनों पे चार्ज इक्वल आ जाता, अदरवाइज नहीं आता। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है, कौन सी चीज इक्वल होगी, पोटेंशियल। याद हो गया भाई? चलो तो लिखें, इसमें लिखें कि व्हेन टू चार्ज कंडक्टर connected with each other, when two charge conductor connected with each other, then charge flow from high potential to low potential. When two charge conductor connected with each other, then charge flow from high potential to low potential. High potential to low potential whenever their potential becomes equal. फिर से सुने, when two charge conductor connected, then charge flow from high potential to low potential whenever their potential become equal. ठीक है भाई, तो इसको याद रखें। चार्ज हमेशा जाएगा हाई टू लो, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक, चलो भाई, तो डायग्राम बना लें अब ये। अब इसमें से अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें से अपन को कैलकुलेट करना है, ये इनिशियल चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। तो एक तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है कॉमन वोल्टेज, एक कैलकुलेट करना पड़ता है फाइनल चार्ज, दो चीज, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया, वही लिख ले, वो भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं।
उसको भी लिख सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो लिखना चाहे। चलो तो स्टार्ट करें, इसको भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिख दें, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी बाद में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा है, इस पे चार्ज है Q1 Q2, रेडियस है R1 R2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो सबसे पहले अपन यही निकालते हैं, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। तो लिखें कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। सबसे पहला पैरामीटर ये है अपना जो अपन को बनना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, ठीक है भाई। तो अब अपने लिए ये दो कंडक्टर है ही नहीं, कितने कंडक्टर हैं? एक। ध्यान से सुने फिर से, अब आपको ये दो कंडक्टर है नहीं, कितने कंडक्टर हैं आपके लिए? ये एक है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। तो यहां Q कितना है? Q1 प्लस Q2, इसकी जगह लिख दे रहे Q1 प्लस Q2। C कितना है? C1 प्लस C2। V कितना है? V1 प्लस V2 नहीं है, V तो सेम है, ठीक है भाई। तो यही आंसर है, यहां से V आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला आप याद करना चाहें कॉमन पोटेंशियल का तो कैसे याद कर सकते हैं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि C1 प्लस C2 क्यों हो गया? ये सीरीज में लग रहे हैं देखने में, ठीक है। एक्चुअल में दोनों के वोल्टेज इक्वल हैं, तो ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, ठीक है भाई। दोनों की कौन सी चीज इक्वल है? वोल्टेज। तो पक्का ये किस में है? पैरेलल में, तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। और या फिर सीरीज पैरेलल के बारे में सोचे ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाएं, C1 प्लस C2 सीधा देखें, ठीक है, कि सब ठीक चल रहा है, सीधा साधा क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है उसको नहीं करें। अब आपको पता चल चुका है कि वोल्टेज दोनों का इक्वल है, इसके पास कैपेसिटी है C1, इसके पास कैपेसिटी है C2, कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप इसका चार्ज निकाल सकते हैं पहले वाले का, ठीक है। चलो तो लिखें चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पे कितना चार्ज आएगा? चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जो इस पे चार्ज आएगा उसको मन लिख रहे हैं Q1 डैश, ठीक है भाई, Q1 डैश। तो Q1 डैश इज इक्वल टू होगा C1 इंटू V। ये समझ में आ गया, ठीक है। इस पे कितना होगा? Q2 डैश C2 इंटू V, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब यह हुआ कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज है वो कैपेसिटी के रेशो में होगा, ठीक है। कैपेसिटी के रेशो में होगा मतलब जो बड़ा स्फीयर है उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, छोटे वाले को कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि V तो कैंसिल हो जाएगा, V तो इक्वल है दोनों का।
हाँ वही तो आएगा, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही है, क्योंकि C1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 4 पाई R1, इसकी जगह 4 पाई ε0 R, तो यहां से आ जाएगा R1 अपॉन, मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन, ठीक है। अब अगर अपन को Q1 डैश कैलकुलेट करना है, कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है, Q1 डैश, तो अपन दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, 1, ठीक है। तो Q2 निकल आएगा, Q1 तो नहीं निकलेगा, Q2 निकल जाएगा। मतलब अपन को एक्चुअल में इसकी इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए Q1 Q2 की, ठीक है। तो नोट कर लिया भाई यहां तक, चलो। वैसे तो आंसर सब बच्चों को याद है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ये होता है Q1 डैश टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 इंटू, हाँ यहां पे C1 लिखें या R1 लिखें इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख सकते, Q1 प्लस Q2, यहां पे R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आ गया अपना फाइनल चार्ज ऑन 1, फाइनल चार्ज ऑन 2 आएगा Q1 प्लस Q2 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पे Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो नीट में दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब अभी भी आप अगर देखेंगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये टोटल चार्ज कैसा है, कांस्टेंट, इसमें कोई ना लॉस होगा ना गेन होगा, ठीक है भाई। चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो चार्ज अभी भी कंजर्व है, कंफ्यूज नहीं हो जाए, मतलब कि टोटल बाद में ज्यादा हो जाएगा, अगर पहले ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं है, टोटल उतना ही रहेगा, ठीक है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अपन इसमें एक और फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं जिससे फार्मूले कंप्लीट हो जाएं। वो है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होती है, तो उसको लिख लेते हैं अपन जिससे फार्मूला कंप्लीट हो। फिर क्वेश्चन तो अपन इसके सॉल्व करेंगे, पहले एनर्जी लॉस के लास्ट में करेंगे। चलो तो लिख लें फिर भी, नहीं नहीं आराम से लिखें और फार्मूला याद भी कर लें। क्या, हाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला, एनर्जी लॉस, चलो भाई लिखें, एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, याद है, नहीं, हाँ इसमें, तो इसमें एनर्जी लॉस कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं है, हालांकि बस टाइम थोड़ा खर्च होता है। मतलब पहले आपको एनर्जी लॉस का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लें, ठीक है भाई। डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां पे आएगी फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, इतना लिख लें जिससे आपको पता रहे कि आपने किया क्या है। फाइनल टोटल एनर्जी आपने निकाली है, फिर इनिशियल टोटल एनर्जी आपने निकाली है। अच्छा, फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल आखिरी में हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका वोल्टेज कितना हो गया, ठीक है, माइनस इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी थी, हाफ
C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करते हैं, V की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, V की वैल्यू थी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें Q1 की जगह लिख सकते हैं C1V1 और Q2 की जगह C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इन दोनों जगह में। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो अपन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब सिर्फ समझना है, आंसर याद करना। आंसर होता है 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां आता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, V2 माइनस V1, V1 माइनस V2, क्योंकि होल स्क्वायर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैपेसिटर में भी है एट इट इज, बिल्कुल विदाउट चेंज। ठीक है, डेल्टा यू माने लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू या चेंज इन एनर्जी, या लॉस इन एनर्जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना। हाँ, एक्चुअल में ये मतलब सीरीज में नहीं है, याद रख सकते हैं बट लिख नहीं सकते अपन, टेक्निकली गलत है, मतलब याद तो रख सकते हैं, आंसर निकला। ठीक है भाई, इनका कहना है कि इसको मान लो कि ये सी इक्विवेलेंट है, किसमें, सीरीज में, ये पैरेलल में नहीं है, किसमें है, सीरीज। कैपेसिटर में तो पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है ना, तो ये तो सीरीज में आएगा। चलो याद रखना हो याद रखें। ठीक है भाई, आंसर याद होना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखे। ठीक है भाई, इसकी रेडियस है r, इस पे इनिशियल चार्ज है 2q। ठीक है, इसकी रेडियस है 2r, इस पे इनिशियल चार्ज है q। फाइंड आउट द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, फाइंड आउट द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। चलो जल्दी सॉल्व कर लें भाई, आसान क्वेश्चन है। आर रेडियस के पास 2q है, 2r रेडियस के पास q है। अभी कनेक्शन के बाद का चार्ज आपको कैलकुलेट करना, तो इस पे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं QA। तो सबसे पहले टोटल चार्ज, टोटल कितना है, 2q प्लस q, 2q प्लस q इनटू जिस पे चार्ज निकाल रहे हैं उसकी रेडियस को ऊपर रखना है, मतलब r ऊपर, अपॉन टोटल रेडियस, टोटल रेडियस मतलब r प्लस 2r। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा, 3q r अपॉन 3r। r तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा q। तो इस पर आखिरी में जो चार्ज है
वो कितना आएगा Q। तो इस पे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल तो कितना है 3Q, तो इस पे कितना आएगा 2Q। ठीक है, तो हमेशा एक ही स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट करें, दूसरे पे कैलकुलेट करने का समय खराब नहीं करें क्योंकि टोटल तो फिक्स है, टोटल तो उतना ही है, इसने कुछ ले लिया तो दूसरे पे क्या होगा। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं जाएगी, तुरंत आ जाएगा। अब इसमें एक ये क्वेश्चन है नीट का, पी बाई क्यू है। इसमें दिया है कि दो स्फेयर ए एंड बी है, रेडियस ये गिवन है, एक पे चार्ज है 80 और एक पे है 40, कनेक्टेड बाय द फाइन बायर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन टू अदर। अब इन्होंने बिल्कुल नई चीज पूछ ली, इन्होंने पूछ ली अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर, फाइनल चार्ज नहीं पूछा है। ठीक है भाई, मतलब आप यहां से ये चीज ध्यान रखो कि फिजिक्स वाले लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो कुछ ना कुछ बच्चे को परेशान करते रहते हैं, जो फॉर्मूला बच्चे ने पढ़ लिया उसमें कुछ परेशान हो जाए वो जाके। ठीक है भाई, मतलब उसकी खुद की बुद्धि का कुछ क्या हो जाए, यूज हो जाए। हाँ चलो भाई सॉल्व करें। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, इसके पास चार्ज है 40, नहीं 80 सॉरी, इसके पास है 80 है ना 80, और दूसरा जो है भाई ये है 6 और इसके पास है 40, सही है। अब इनको कनेक्ट करेंगे अपन आपस में, तो अभी इसके पास चार्ज कितना है 80, कनेक्शन के बाद कितना बचेगा अगर अपन वो निकाल लें तो अपन को पता चल जाएगा कि चार्ज एक तो किस से किस में जा रहा है और कितना जा रहा है, दोनों चीजें पता लग जाएंगी। तो अपन इस पर फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, तो क्यू ए फाइनल। ठीक है भाई, फाइनल टोटल चार्ज, टोटल कितना है 120 इनटू इसकी रेडियस 4, यहां पे सेंटीमीटर मीटर से कोई मतलब नहीं, बस दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं। यहां पे टोटल रेडियस कितनी 10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है 48 माइक्रो कूलम। तो जिस आदमी के पास 80 था अब कितना बचा 48, तो इसका चार्ज गया है कि इसमें आया है, गया है, इससे गया है, कितना गया है 32, तो क्या आंसर हो जाएगा 32 फ्रॉम ए टू बी, तो ये आंसर। तो आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी खर्च करनी ही पड़ेगी, मतलब कितना भी आप सोचेंगे नहीं फॉर्मूले से काम चल जाएगा, फिजिक्स में अपनी बुद्धि तो लगानी पड़ती। फिर भी अगर कोई फॉर्मूला इसमें रटना चाह रहा है तो डेल्टा क्यू निकाल लें, डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा क्यू अपन मॉड निकाल लें, तो ये होगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, मॉड निकाल लें इसका। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन आप देख ले कि अगर आपका चार्ज बढ़ गया है, ये किसी एक ही स्फीयर पे निकाले, जैसे मान लो ए पर, तो अगर आपका चार्ज बढ़ गया है तो दूसरे से आपके पास आ गया होगा, अगर आपका घट गया है तो आपका चार्ज दूसरे में चला गया होगा। हाँ मतलब उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई, अपना चार्ज अगर कम हो गया मतलब अपने में से चला गया, अपना बढ़ गया मतलब अपने पास आ गया, और दो तो लोग हैं ही, कोई चिंता की बात ही नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, माने ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है कि भाई अपने पास 80 था अब कितना बचा 48, अलग ही दिख रहा है कि अपने से बगल वाले में कितना चला गया 32। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, कोई दिक्कत है इसमें।
अब इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो नीट में आया है क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट इस कैटेगरी में, उसको देखें। ठीक है भाई, ये बेस्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में था कि एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, इसमें चार डेंसिटी है सिग्मा, चार डेंसिटी, ये दिक्कत है। दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस है 2r, इस पर भी चार डेंसिटी है सिग्मा। माने दोनों स्फीयर पर चार डेंसिटी इक्वल है बट रेडियस अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कनेक्शन के बाद नई चार डेंसिटी बताइए। इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्मा डैश 1, इसको 1 मान लेते हैं, और इस पे सिग्मा डैश 2, ठीक है, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, माने ये आपको कैलकुलेट करनी। चलो तो नोट कर लें, सॉल्व करें तेजी से। पहले दोनों पे चार डेंसिटी इक्वल है, सिग्मा सिग्मा है, रेडियस अलग अलग है। कनेक्शन के बाद दोनों की चार डेंसिटी अलग अलग बतानी। ठीक है, सिग्मा 1 कितना, ठीक है, और सिग्मा 2, ठीक है। अच्छा, आंसर सिग्मा में देना है जो इन्होंने दिया है, ठीक है भाई, आंसर सिग्मा में ही देना है ना। सॉल्यूशन के बारे में सुने। सॉल्यूशन ये है कि आपको सिग्मा के बारे में कोई फार्मूला नहीं पता और कोई फार्मूला है भी नहीं। ठीक, फिर से सुने, सिग्मा के बारे में आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, कोई फार्मूला है ही नहीं सिग्मा का, यानी आपको अपना काम किस में करना पड़ेगा, चार्ज में। ठीक, ये समस्या है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। आपको सबसे पहले इस पे चार्ज निकालना है, कितना चार्ज आया होगा अभी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इस पर सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू भाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी अपन इसको लिख दें 4 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख दें तो अच्छा लगेगा, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है, तो इस पे चार्ज जो आएगा यहां लिख देते हैं Q1। सबसे पहले टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 सिग्मा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया टोटल चार्ज इनटू इसकी रेडियस आर अपॉन टोटल रेडियस कितनी होगी, 3r। ठीक है भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। चलो, तो ये आंसर नहीं है, ये तो चार्ज है। आपको क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा 1 Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगी, Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आंसर आएगा, हाँ 5 सिग्मा बाय 3, ये आंसर है किसका, पहले का। अब दूसरे का आप खुद से निकालें। ठीक है भाई, हाँ। अब दिक्कत ये है यहां पे कि आपको दूसरे का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा कंजर्व नहीं रहता। नहीं तो आप सोचें कि सिग्मा को कुछ करेंगे, तो सिग्मा में आप अपनी कोई बुद्धि यूज नहीं करें, नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, सिग्मा नहीं रहेगा कंजर्व। तो फिर से आप Q2 निकालेंगे, तो Q2 कितना होगा, टोटल चार्ज 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r अपॉन 3r।
अब देखना, अब आप गलती होगी यहां पे, अब इस तरफ गलती होगी सिग्मा निकालने में। क्या गलती होगी वो ध्यान से देखें। अब यहां पे आपको लिखना है Q2 अपॉन इसका एरिया, इसका एरिया होगा 4πr² इंटू 4। बच्चा ये 4 भूल जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 2r, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या आएगा 4, जो आप भूलेंगे, तो ये भूलना नहीं है। हाँ। दोबारा फिर से करें, चलो भाई पहले सॉल्व कर लेते फिर से करते हैं। Q2 कितना आया अपना, ये इसको कितने से डिवाइड करेंगे 4πr² से, ये 4πr², ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है टोटल आंसर 5 सिग्मा बाई 6, ठीक है ये आंसर। तो वैसे हमने जितने पी बाई क्यू देखे, इससे डिफिकल्ट तो क्वेश्चन ही नहीं मिला, ठीक है भाई। जल्दी में जितने बच्चों ने किया सबका ये गलत हुआ है, ठीक है। कुछ लोग है तो सिग्मा ही को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब लिख लेते हैं टोटल 2 सिग्मा और फिर डिवाइड कर देते हैं, तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करते हैं, निश्चित रूप से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या फिर से कर रहा है ना पूरा, फिर से पूरा क्वेश्चन ही फिर से कर रहा है, फिर से दोबारा कर रहा है पूरा। ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, चार्ज है सिग्मा। ये दूसरा स्फीयर है, इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस 2r। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा 1, इस पे आ गई सिग्मा 2, ये कैलकुलेट करना है, ये अपना गिवन क्वेश्चन था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा से अपने पास कोई फार्मूला नहीं है, ना तो अपन ने पढ़ा है और ना ही है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं सिग्मा के लिए। तो आपको सबसे पहले सिग्मा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चार्ज में। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। स्फेयर का जो एरिया है वो होता है 4πr², ठीक है। तो अब इस पे चार्ज आप निकालेंगे और इस पे चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो अपन धीमे धीमे से निकालते हैं, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना है भाई Q1। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4πr², इसको यहां भेज देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब इस पे देखें नंबर 2 पे, यहां पे होगा सिग्मा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सिग्मा इक्वल एग्जाम में दिया है, भाई अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है दोनों पे सिग्मा ही है। अब सिग्मा किसकी इक्वल होगा यहां Q2 अपॉन इसका एरिया कितना होगा 4π2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 4 16, तो Q2 जो है वो हो जाएगा 16πr² इंटू सिग्मा, तो ये यहां रख देंगे अपन, ठीक है भाई, सिग्मा 16πr², ये हाँ सही है भाई। तो इन्होंने जो तरीका बताया है कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई, बहुत ही बेस्ट तरीका है। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है उनका आंसर बहुत तेजी से आएगा, बहुत ही तेजी से। इनका कहना है इस चार्ज को आप क्यू एज्यूम कर लें अगर, तो इस पे कितना आएगा 4q। ये आया समझ में नहीं आया। अब आप देखें आप कितनी
फास्ट मेथड से आंसर आएगा। अब इस पे नया चार्ज कितना आएगा, Q1 डैश, टोटल चार्ज 5Q अपॉन इसकी इंटू इसकी रेडियस यानी R अपॉन टोटल रेडियस 3R। तो ये आंसर आ गया कितना, 5Q अपॉन 3। ठीक है क्या, फिर से देखो, इस Q1 को अपने मन से अपन ने एज्यूम कर लिया Q, अपने मन से अपन ने एज्यूम कर लिया। अगर इसको Q एज्यूम किया है तो इसमें 16 है और इसमें 4 है, तो ये इससे कितना टाइम्स है, 4 टाइम, ये कह रहे हैं। तो ये अगर Q है तो ये 4Q है, कंडीशनल है। ठीक है क्या, ये लिखा है ना सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर और ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए Q एज्यूम कर लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 4Q, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत यही है भाई यहां पे। ठीक है, कोई स्टूडेंट नहीं मान रहा है, कोई मान रहा है, सबका आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करें। इस पे नया चार्ज Q1 डैश कितना होगा, टोटल चार्ज यानी Q प्लस 4Q इंटू इट्स रेडियस R अपॉन टोटल रेडियस यानी 3R। तो आंसर आ गया 5Q अपॉन 3। अब Q को किस में बदलना है, सिग्मा में, तो Q की जगह क्या लिखेंगे, Q एक्चुअल में था क्या, हाँ भाई, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आया आपका Q1। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, 4 डेंसिटी में, तो किससे डिवाइड करेंगे, इसके एरिया से, तो अब आएगा सिग्मा 1, तो 5/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5/3 सिग्मा। कहीं से इस क्वेश्चन में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी अच्छा तरीका सॉल्व करने का है ही नहीं आया समझ में, कुछ भी कर लो एट द एंड तक आप फंस जाओगे और गलत आंसर आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, सिग्मा कंजर्व नहीं है भाई, चार्ज कंजर्व है, क्योंकि एरिया अलग अलग है ना, सिग्मा एरिया पर डिपेंड करता है, ये दिक्कत। क्या टेस्ट सिलेबस जो 20 तारीख को है, उसमें तो वैसे तो बहुत ज्यादा सिलेबस दिया है, कैपेसिटेंस तो आएगा पक्का। अभी उसका आज पता करेंगे मैग्नेटिज्म आएगा कि नहीं, नहीं आज कंफर्म करेंगे, बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को आज जाके प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आया तो कल फिर पूछें। पूछना इसलिए जरूरी है, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो बच्चे को फंसा देते हैं। और पीछे या आगे, पीछे क्या अभी नहीं, अब इसमें अपन ने अभी, ठीक है, तो अभी लास्ट पीरियड है अपना, उसमें पढ़ लेंगे। चलो